नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में 3 जुलाई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बने हैं उसका संग्रह क्या है, सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो छात्र पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप लोग से जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी हेल्प करेगी। इसके अतिरिक्त बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो मंथली संग्रह है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर हमने सारे प्रश्नों का जो भी मंथ होंगे उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उसका एकदम से विस्तृत एक्सप्लेनेशन आपके समक्ष रखा है। सारे महीने का आपको वहां पर मिल जाएगा। निश्चित तौर पर इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ये मंथली करंट अफेयर्स खास करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था, तो इन 3 प्रश्नों की बात यहाँ पर करें तो इसके तहत पहला प्रश्न था कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट या फिर बाजरा अर्थात मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया। तो पटना में भी हाल ही में ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि हाल ही में अनुराग वर्मा को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, बताएं कि बिहार के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है। हमने आपको जानकारी दिया था कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर शिववानी, जो कि बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। तीसरा प्रश्न था कि नवीनतम घोषणा के अनुसार किस देश में फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था, इसका आयोजन होगा इंडोनेशिया में। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए अब यहाँ पर आज की इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे इस सीरीज के जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है वो सभी बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इस करंट अफेयर्स वाले कोर्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कृष्ण नंदन सिंह इसका राइट आंसर है। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। पहला पॉइंट हमारा है कि भारत सरकार ने पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ और जाने माने अधिवक्ता कृष्ण नंदन सिंह को पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, पुनः उन्हें नियुक्त किया गया सॉलिसिटर जनरल के रूप में। तो इस प्रकार से देखें तो वे लगातार दूसरी बार इस पद पर नियुक्त किए गए हैं, अर्थात उनका कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब अगले पॉइंट की हम बात करें तो इसके अतिरिक्त भारत के जो वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इनका भी कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ चीजें जानकारी पर्पज से आप ध्यान रखेंगे कि अक्टूबर 2018 में तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था, अर्थात इस पद पर वे नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1 जुलाई 2020 को एक बार फिर से 3 साल की अवधि के लिए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया, अर्थात 3 वर्ष इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में भी इनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया। यही जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने तीसरी बार उनको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इस तरह से किसी का भी कार्यकाल में जो वृद्धि होता है तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर विकल्प नंबर बी में जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है कृष्णन विनोद। अभी हम वर्तमान में बात करें पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्योंकि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की चर्चा हो रही है तो पटना हाई कोर्ट के बारे में वे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि पटना हाई कोर्ट अर्थात पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, या फिर पटना उच्च न्यायालय ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था। ऐसी दोनों स्थिति में आप इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1916 को। अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं ये कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो कि केरल के रहने वाले हैं और वे अब तक केरल हाई कोर्ट के ही जज थे। लेकिन हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यहाँ पर आप इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं और वे इस पद पर 2025 तक बने रहेंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान दिया है। ये 3 फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी देता हूँ पटना हाई कोर्ट से संबंधित कि पटना हाई कोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है।
यानी कि भारत के चीफ जस्टिस की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो अब तक पटना हाई कोर्ट ने भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। एक श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो कि भारत के छठे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और इसके अतिरिक्त श्री ललित मोहन शर्मा भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? बिहार से राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ी का चयन होना बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। हालांकि इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बॉबी कुमार, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार के खिलाड़ी बॉबी कुमार आगामी 8 जुलाई से 16 जुलाई तक बैंकॉक थाईलैंड में चलने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में देश की टीम यानी कि राष्ट्रीय टीम के लिए चुने गए हैं। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि बात हुई यहाँ पर सेपक टकरा चैंपियनशिप की, ये आखिर क्या है, इस खेल की प्रारूप क्या है, या फिर सीधा शब्दों में कहें ये खेल आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर इसी चीज को लिखा गया कि सेपक टकरा खेल वॉलीबॉल से ही संबंधित खेल है, जिसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसका संबंध वॉलीबॉल से है, वॉलीबॉल के टाइप का ही एक खेल है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो खास करके 2023 में आयोजित होंगी, तो इसको लेकर एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था। 280 प्रश्नों का इसमें विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ हमने प्रश्न आपको करवाए हैं चैनल पर टेस्ट फॉर्मेट में। हूबहू आपको टेस्ट वाले फीलिंग आएगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर ऊपर जो आई बटन पे लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। इसकी खास बात यह है कि इसमें पिछले 12 माह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है और सारे प्रश्नों का विस्तृत एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया है। साथ ही आप इसका पीडीएफ फाइल भी वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी छात्र डेडिकेटेड रूप से बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो बिहार में आयोजित होने वाली है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 के तहत किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 के तहत गिद्ध द स्क्वेंजर फिल्म को, ये एक शॉर्ट फिल्म है, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा की शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर ने एशिया 2023 शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल प्रतियोगिता में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। आप यहाँ पर संजय मिश्रा को देख सकते हैं, इन्हीं की ये फिल्म है गिद्ध द स्क्वेंजर। इस फिल्म को अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, साथ ही इस फिल्म के लिए अभिनेता संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह भी है कि बेस्ट फिल्म का खिताब मिलने के साथ ही यह फिल्म या फिर इस उपलब्धि के साथ ही इस फिल्म ने ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह कि इस फिल्म के निर्देशक अर्थात डायरेक्टर मनीष सैनी है, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं मनीष सैनी। क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे संजय मिश्रा के बारे में, तो संजय मिश्रा मूल रूप से दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म दरभंगा बिहार में ही हुआ था। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है फिल्म प्रतियोगिता की या फिर अवार्ड समारोह की, तो ऐसे में हाल ही के दिनों में जो हमने आपको जानकारी दिया है वो पुनः से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईफा अवार्ड 2023 के बारे में। आईफा अवार्ड का जब पूरा नाम होता है, ये होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स अर्थात आईफा। 2023 में आईफा अवार्ड का जो आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना, ये इसका 23वां संस्करण था, जो कि अबू धाबी में आयोजित किया गया। और इसके तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दृश्यम 2 को, जो कि इसमें लीड रोल में अजय देवगन थे। तो दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला ये आर माधवन को मिला। इसके अतिरिक्त बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सम्मान दिया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल कैटेगरी में विक्रम वेदा के लिए ऋतिक रोशन को यह अवार्ड मिला, यानी कि आईफा अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र के लिए मोनी रॉय। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल कैटेगरी में जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला, तो दृश्यम 2 को मिला। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023।
जो कि दिल्ली में वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो कि जियो का वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी विस्तार से दर्शाई गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब मिला, ये बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को मिला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब मिला, इसके तहत गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल मेल कैटेगरी में अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए दिया गया, जबकि इसी के तहत फीमेल कैटेगरी में यह अवार्ड मिला शीबा चड्ढा को। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला प्रेम चोपड़ा को। तो ये सारी जानकारी से आपको हमने पहले भी अवगत कराया है। जो पहली बार इसे देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी में चाहे तो जरूर नोट कर लीजिए। इस तरह के रेगुलर पोस्ट हमारी टीम के माध्यम से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है, तो आप चाहें तो वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत निजी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी देश में शीर्ष पर है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न क्या कर रही है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत निजी यूनिवर्सिटी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत की कौन सी विश्वविद्यालय देश में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि भारत की बात यहाँ पर किया जा रहा है। भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में शीर्ष स्थान पर है निजी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है, ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत निजी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत में पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 15.2 स्कोर के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। हालांकि इसको लेकर कुछ चीजें और भी ध्यान रखेंगे। यह इसका 20वां संस्करण है। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया, ये इसका 20वां संस्करण है, जिसमें 45 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों के बीच चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ऑल इंडिया रैंक 20 है। भले ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में पहले स्थान पर है, लेकिन सार्वजनिक और निजी संस्थानों के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें पूरे भारत में, तो भारत में अर्थात ऑल इंडिया जो इनका रैंक है, ये है 20। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस साल की यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2024 से जारी हुई, आपको ध्यान रखना है कि 2963 संस्थानों की सूची में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एशिया में 233वें स्थान पर रहा। तथा ओवरऑल अगर हम बात करें, इसमें जो इतने संस्थान थे 2963, तो ओवरऑल इसमें 771 से 780 रैंक हासिल किया गया, यानी कि इस कैटेगरी में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को रैंक हासिल हुआ। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देने वाला हूँ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में एकदम से विस्तार से, कि इसमें भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पर है। आप यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में विस्तार से जानकारी देख रहे हैं। दरअसल भारत के जो 10 यूनिवर्सिटी ने इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, तो इसके तहत आपको ध्यान रखने का आईआईटी बॉम्बे भारत में पहले स्थान पर है। हालांकि ओवरऑल जो इसका रैंक है, ये 149वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत में जो यूनिवर्सिटी रहा, ये आईआईटी दिल्ली 197वें स्थान पर, और आईआईएससी बेंगलुरु जो कि आपको ध्यान रखना है 225वें स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त जो और भी है, ये टॉप 10 की सूची है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत में इन सारे यूनिवर्सिटी ने टॉप 10 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई है। हालांकि ओवरऑल जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग के आधार पर ये यहाँ पर साइड में दर्शाया गया है। तो इसके तहत इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भारत में पहले स्थान पर रही आईआईटी बॉम्बे, वो ओवरऑल रैंकिंग में 149वें स्थान पर था। हालांकि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत अगर हम बात करें ओवरऑल पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात एमआईटी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का इसमें पहले स्थान पर रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, ये दूसरे स्थान पर रही। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, ये तीसरे स्थान पर रही। चौथे स्थान पर अमेरिका की ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही। तो ये कुछ टॉप 4 की जानकारी हमने आपको दिया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से संबंधित है। निश्चित तौर पर पहले भी यहाँ से प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। 5वां प्रश्न है कि कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब अर्थात इसमें गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया। तो नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर प्रश्न को हमने थोड़ा सा कठिन किया है। आपको पूछा है कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इस खिताब को अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इस खिताब को अर्थात गोल्ड मेडल को नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है कि ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया अर्थात गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता लुसाने स्विट्जरलैंड में भी आयोजित हुई है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और इस सीजन में यानी कि 2023 में यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले दोहा डायमंड लीग में भी उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया था। अर्थात इस सीजन में ये इनका दूसरा गोल्ड मेडल है। और हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हालांकि यह उनका ओवरऑल डायमंड लीग का चौथा गोल्ड मेडल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायमंड लीग की, तो डायमंड लीग में ये इनका चौथा गोल्ड मेडल है ओवरऑल। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में नीरज चोपड़ा से संबंधित। दरअसल नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऐसा फैसला अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन करने का फैसला किया है। ये इतवारी स्टेशन महाराष्ट्र में है और आपको ये ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की है, अगर आप उन सारे तथ्यों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर वहां से कोई भी प्रश्न बने आप उसे हल करके अवश्य आएंगे सही सही। तो इस चीज को यहाँ से ध्यान रखें। नागपुर जिले के अंतर्गत जो इतवारी रेलवे स्टेशन है इसे बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन करने का फैसला अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में जो रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम है, हालांकि इनसे पहले भी एक दो स्टेशन का नाम बदला है। आप यहाँ पर उस चीज को देख सकते हैं जैसे कि ओशिवारा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन है जिसे बदलकर राम मंदिर रेलवे स्टेशन किया गया। बदले हुए नाम को लेकर भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त एलिफेंटन रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। ये कुछ दो महत्वपूर्ण जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, ध्यान रखेगा यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि भारत के विभिन्न राज्यों में जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है वो भी हम यहाँ पर आपको जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट आपको दे रहे हैं 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वैसे राज्यों की जहां पर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो कंप्लीट सूची है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें पूरे भारत के राज्यों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक नाम बदला गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनमें जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर किया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर किया गया प्रयागराज जंक्शन, मंडवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया बनारस रेलवे स्टेशन। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत दिया है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। और इसके अतिरिक्त गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया कलबुर्गी रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के तहत हमने आपको जानकारी दिया ओशिवारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया राम मंदिर रेलवे स्टेशन, जबकि एलिफेंटन रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। और प्रश्न में अभी हमने आपको जानकारी दिया इतवारी रेलवे स्टेशन जो नागपुर में है, इसे बदलकर करने का फैसला किया गया नेताजी सुभाष चंद्र इतवारी स्टेशन। तो ये सारे कुछ बदले हुए नाम है भारत के रेलवे स्टेशनों का, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की हमें प्रबल संभावना नजर आती है। तो ये सारी चीजों को यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और एक जानकारी आपको दे दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जनवरी से जून 2023 अर्थात अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ लॉन्च हुआ है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। इस पीडीएफ में 260 से अधिक पेज है और लगभग 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह विस्तार पूर्वक किया गया है।
जो आप इस सीरीज को देख रहे हैं, इसी सीरीज के प्रश्नों का संग्रह इसमें विस्तारपूर्वक किया गया है। अगर आपने जनवरी से अब तक रेगुलर बेसिस पर क्लास को फॉलो नहीं किया है, तो वो सारे प्रश्न या फिर वो सारे कंटेंट की जानकारी आप यहाँ पर इस पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रिंट करके आप तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ों का समग्र विश्लेषण जिस प्रकार से इस क्लास में होती है, वही सारा एक्सप्लेनेशन इसमें डाल दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो हमारा कोर्स चल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर, आप ये ध्यान रखेंगे, आपका जो परीक्षा तिथि संभावित है या फिर जो प्रस्तावित तिथि है, ये 30 सितंबर 2023। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। हालांकि इसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूड है एप्लीकेशन पर। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर हम बात करें तो अपनी तैयारी का आप बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। 40 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है, जो घर बैठे आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आपका मूल्यांकन करेगा। और आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जब आप एप्लीकेशन पर इस कोर्स को परचेज करेंगे, तो वहाँ पर आप प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे BM100 का, जिसके बाद वहाँ पर आपको 400 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 7वां प्रश्न है कि किनके द्वारा हाल ही में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया। तो पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है या फिर दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया। और पीएम प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इस योजना को मंजूरी दिया गया है। और इस योजना के उद्देश्य को लेकर ये ध्यान रखेंगे, इस योजना का उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाना है। इसी उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत या फिर इसको मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि हाल ही में चिकल कालो उत्सव किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। तो चिकल कालो जो उत्सव है, ये गोवा में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। ये कीचड़ फेस्टिवल या फिर कह सकते हैं मड फेस्टिवल है गोवा का। तो इसका जो राइट आंसर है, ये है विकल्प नंबर बी। इसके बारे में यहाँ पर आप विस्तार से देख रहे हैं। पहला पॉइंट है कि चिकल कालो की जैसे कीचड़ उत्सव के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि मूल रूप से उत्तरी गोवा के मार्शेल में मनाया जाता है। इसे कीचड़ उत्सव या फिर मड फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, यह गोवा में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है, जो कि पिछली 4 शताब्दियों से यहाँ पर मनाया जाता आ रहा है। दरअसल यह मूल रूप से मिट्टी या फिर कीचड़ में खेला जाता है और इसे एक दूसरे पर लगाया जाता है या फिर छिड़का जाता है। इसको लेकर यहाँ पर हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब फेस्टिवल है गोवा का। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, गोवा में इसके अतिरिक्त सिमगो महोत्सव, अंगूर महोत्सव, साओ जो आओ महोत्सव आदि मनाया जाता है। ये कह सकते हैं गोवा के कुछ अतिरिक्त महोत्सव हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कीचड़ उत्सव या फिर चिखल कालो उत्सव की बात किया, इनसे संबंधित कुछ फोटोग्राफ हमारे पास है, जो कि हमने इंटरनेट से ही लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ में इस प्रकार से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे अगर हम बात करें इस उत्सव की, तो इस उत्सव में हर प्रकार के जो कह सकते हैं लोग होते हैं वो भाग लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, वो सभी इसमें भाग लेते हैं। तो गोवा में पिछले 4 शताब्दियों से यानी लगभग 400 वर्षों से ये सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा में एक स्थान है मार्शल, जो कि उत्तरी गोवा में है। यहीं पर ये मुख्य रूप से मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अभी हाल ही में इसके तहत विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अजय भटनागर को। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अजय भटनागर को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि झारखंड कैडर के 1989 यानी कि 1989 बैच के सीनियर आईपीएस अजय भटनागर को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 20 नवंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। हालांकि इससे पहले वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक थे, लेकिन हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है विशेष निदेशक के तौर पर। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वर्ष 1962 में प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं से निपटने और सुझाव देने के लिए संथानम कमेटी नियुक्त की गई थी। और संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर या फिर इनकी संतुष्टियों अर्थात रिकमेंडेशन के आधार पर या फिर इसी अमल करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना की थी। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना, जैसे कि वर्ल्ड डॉक्टर्स डे 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई की भी स्थापना हुई थी। ये सारी कुछ अहम जानकारी है 1 अप्रैल से संबंधित, जहां से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं।
और यहाँ पर विकल्प नंबर सी में जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर लिखा गया अजय बंगा, जो कि अभी हाल ही में अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। आपको ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र इनका मूल स्थान है। तो ये चीजें भी आपको हमने विस्तार पूर्वक बताया है। फिलहाल यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने, यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा गया हाल ही में, तो किस देश ने हाल ही में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दिया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये है फिलीपींस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 29 जून 2023 को द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो यहाँ भी एक प्रश्न छुपा हुआ है, ये बैठक कब आयोजित हुई और ये कौन सी बैठक थी? तो 29 जून 2023 को नई दिल्ली में ये 5वीं बैठक आयोजित हुई दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के। और आपको ध्यान रखना है फिलीपींस ने इस 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दिया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इस प्रदर्शनी का जो नाम दिया गया है ये बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया, और ऐसे में किसी भी विकल्प में हमें भारत नहीं दिख रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि भारत में इसका आयोजन हुआ। दरअसल आपको यहाँ पर बता दूं कि केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी जिसका नाम है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों के चित्रण वाले नोटों को प्रदर्शित किया गया। अगला पॉइंट है कि भारत की G20 की अध्यक्षता की अध्यक्षता के तहत इसका आयोजन किया गया। भारत वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो कि इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुआ है। यानी कि अगले 1 वर्ष तक, नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली के लोटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो नई दिल्ली में लोटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अभी हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए हमेशा की तरह अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 3 है। पहला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां पर मछुआरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश नीति शुरू किया है? तो ये 3 प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और सारी जानकारी विस्तार कर लिखिए। और जो पीडीएफ के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, इस वाले पीडीएफ के बारे में आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर जो करंट अफेयर्स का कोर्स है या फिर ये जो बीपीएससी वाला कोर्स है, इसके तहत ये पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। आप ये ध्यान रखेंगे इसमें जो सिलेबस आधारित नोट्स है, इसी के तहत आपको ये तमाम चीजें उपलब्ध कराया गया है। सिलेबस आधारित नोट्स के अंतर्गत वहां पर आपको दिखेगा मंथली करंट अफेयर्स का एक सेक्शन प्लेलिस्ट में, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।